हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की तारीख है 4 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 4 जनवरी का करंट अफेयर है। सर मॉर्निंग में कराते हैं, हम इवनिंग में पूरा क्लास उनका इवनिंग में कराएंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए 4 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस के। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी? तो 2001 में जिम ओनील ने ब्रिक्स की संकल्पना दी थी। जब जिम ओनील ने ब्रिक्स की संकल्पना दी थी तो उस समय ब्रिक्स का नाम था ब्रिक, ठीक है, BRIC, यानी इसमें था ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये 4 देश थे। और इसका जो है पहला बैठक कब होता है? तो 2009 में इसका पहला बैठक होता है, सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन होता है कहाँ पर? रूस में, रूस के शहर एंकितबर्ग में इसका पहला बैठक होता है। और यहीं पर साउथ अफ्रीका शामिल होता है। और 2010 में जोहान्सबर्ग में जो है जोहान्सबर्ग सम्मेलन में ब्रिक का नाम जो है क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है 2010 में। और जो ब्रिक की पहली बैठक थी 2009 में, इसकी बैठक होती है रूस के एंकितबर्ग में। और 2010 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ब्रिक का नाम हो जाता है ब्रिक्स। तो अब जो है ब्रिक्स में 5 देश हो जाते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स की बैठक हुआ था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 2023 में बैठक कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसमें जो है 6 नए सदस्य शामिल हुए थे। वो 6 नए सदस्य कौन थे? तो मिस्र, अर्जेंटीना, इथोपिया, UAE, ईरान और सऊदी अरब, ये 6 देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ कारणवश जो है अर्जेंटीना भी जल्द में घोषणा किया था कि हम रूस ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस मामले में अब 5 कंट्री होंगी, मिस्र, इथोपिया, UAE, ईरान और सऊदी अरब। ये 5 देश जो है ब्रिक में शामिल होंगे। तो 5 देश पहले थे, 5 देश अब। तो ब्रिक की सदस्य संख्या हो जाएगी टोटल 10, ठीक है। तो 2024 में जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? वैसे ब्राजील को करना था, क्योंकि ये क्रम से चलता है, पहले ब्राजील करेगा, फिर रूस करेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के बाद फिर से नंबर आ जाता ब्राजील का। लेकिन ब्राजील ने कहा अभी हम जो है ये सक्षम नहीं है ब्रिक्स का आयोजन करने के लिए। तो इस हिसाब से जो है अब ब्राजील के बाद जो है अध्यक्षता किसके ऊपर चला गया? रूस के ऊपर। तो 2024 में अध्यक्षता करने वाला है रूस, ठीक है। और इसमें जो है हेड कौन होंगे? तो व्लादिमीर पुतिन होंगे। थीम क्या रखा गया है? तो 2024 में ब्रिक्स का जो है थीम है समान वैश्विक विकास। इसमें जो है 5 देश कौन कौन से जो ब्रिक्स में शामिल थे? भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इनके करेंसी का नाम है, भारत का हो जाता है रुपया, रूस का हो जाता है रूबेल, चीन का हो जाता है रेवेनबी, ब्राजील का हो जाता है रियाल, और इसके बाद साउथ अफ्रीका का जो हो जाता है सैंड। तो इन 5 देशों की जो है कंट्री के रुपीस को क्या कहा जाता है? 5R कंट्री। तो इनके संगठन को 5R कंट्री भी कहा जाता है। तो ये पूरा प्रश्न हो जाता है जो जब से ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उससे लेकर वर्तमान समय में 2024 तक पूरा डिटेल ब्रिक्स का दे दिया है मैंने। अब देख लेते हैं कि G20 2024 में अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो ब्राजील अध्यक्षता करेगा। और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होगा विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है आपका COP 29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन। COP 29 का आयोजन कहाँ पे होगा? अजरबैजान में होगा। और 2024 ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और इसके बाद 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? यह लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। हम सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? चीन का एक जहाज था जो शोध करने के लिए हिंद महासागर में आना चाहता था। और हिंद महासागर की एरिया का जो भाग था वह श्रीलंका के अंडर आता था। तो श्रीलंका ने कहा है कि चीन का कोई भी जहाज हिंद महासागर में हमारी जो एरिया होगा वहाँ तक जो है शोध करने के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। 1 साल तक चीन कोई भी शोध हमारे अंडर में, मतलब हमारे एरिया में वो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो किसने मना कर दिया है? श्रीलंका ने। अब देख लेते हैं इसका व्याख्या। चीन रिसर्च शिप
चीन का जो रिसर्च शिप था जिसका नाम था जियांग ओंग थर्ड, ठीक है। तो ये जो है 5 जनवरी है, ये 5 जनवरी को जो है यह श्रीलंका के पास आना चाहता था, क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, हिंद महासागर में शोध करने के लिए आना चाहता था। लेकिन श्रीलंका ने जो है 1 साल तक चीन का जो शोध जहाज है इस पर किसी भी प्रकार का अपने यहाँ पे आने के लिए मना कर देता है कि चीन जो है हमारे यहाँ पे कोई भी शोध नहीं कर सकता है अगले 1 साल तक। तो शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, श्रीलंका ने। नेक्स्ट देख लेते हैं मित्र शक्ति अभ्यास, यह इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। और एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है सिलिनेक्स, यह भी इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। नेक्स्ट है आपका चीन के वन बेल्ट वन रोड से अलग हुआ है। तो चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना से कौन अलग हो गया है, एक तो इटली हुआ है अभी जल्द में, और इटली से कुछ दिनों पहले फिलीपींस भी इस योजना से अलग हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत ने किसे हराकर एशिया कप जीता है। तो भारत ने किसे हराकर एशिया कप जीता था, तो श्रीलंका को हरा के जीता था। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो 3 शामिल हुए हैं। अब की बार 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम बने हैं। एक तो भारत के वीरेंद्र सहवाग, दूसरे हैं डायना एडुल्जी, ये लेडीज हैं, और तीसरे हैं डिसिल्वा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 3 व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं, 2 भारतीय हैं और 1 श्रीलंका के। तीसरा प्रश्न है हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है नदिया कैल्विनो। यह पहली बार किसी भी बैंक की, यूरोपीय निवेश बैंक की हेड बनी है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1958 में रोम की संधि के तहत जो है यूरोपियन निवेश बैंक की स्थापना होती है। यूरोपियन निवेश बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है लग्जमबर्ग में। और इसकी हेड कौन बनी है, तो नदिया कैल्विनो बनी है जो कि स्पेन की हैं, और यह पहली महिला है जो कि यूरोपीय निवेश बैंक की हेड बनी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नदिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की हेड बनी है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ईयू में कितने देश शामिल हैं। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, इसमें जो है 27 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। इसके बाद ईयू की हेड कौन है, तो यह है उर्सुला वान डोर, ठीक है, उर्सुला वान डोर ये ईयू की हेड है। आईएमएफ की हेड कौन बनी है, तो यह बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया की पहली केंद्रीय बैंक की महिला प्रमुख कौन बनी है, तो मिशेल बुलाक बनी है। एनडीबी की पहली हेड कौन बनी है, महिला हेड कौन बनी है, तो डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राजील के हैं। एनडीबी मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। विश्व बैंक के हेड कौन बने हैं, तो वर्तमान में विश्व बैंक के हेड हैं अजय बंगा साहब, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो MS स्वामीनाथन से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर BR कंबोज जी को सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है यह किसे दिया गया है, यह कृषि से संबंधित पुरस्कार होता है। यह दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज जी को जो कि कुलपति हैं किस कॉलेज के, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं BR कंबोज जी। इनको जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। और इन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कृषि के लाभ को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे थे जो कि उसमें सफल हुए हैं, तो इसलिए इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो MS स्वामीनाथन अवार्ड की पुरस्कार शुरुआत होती है 2004 में। यह द्विवार्षिक अवार्ड है, मतलब 2 साल में एक बार दिया जाता है और इसमें इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट है यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है, तो यह पुरस्कार प्रदान किया है कर्नाटक के राज्यपाल जो कि धावरचंद गहलोत जी हैं। तो यह पुरस्कार दिए हैं कर्नाटक के राज्यपाल धावरचंद गहलोत जी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हॉकी के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है हार्दिक सिंह को। टैगोर साहित्य अवार्ड किसे मिला है,
तो यह दिया गया है सिकृता पाल कुमार को। इसके बाद मैथमेटिक्स रामानुजन अवार्ड किसे दिया गया है, तो रुइक्सियांग झांग को। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है स्वाति नायक को, जो कि उड़ीसा की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ यानी कि NCDBDFI, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर, इसके मुख्यालय का कहाँ पर आधारशिला रखा गया है, तो आणंद, जो कि गुजरात में है। ठीक है, आणंद कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहीं पर जो है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ की मुख्यालय का आधारशिला रखा गया है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इस महासंघ की स्थापना होती है 1970 में। और कहाँ पर होती है, नई दिल्ली में। और इसके जो है मुख्यालय की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है, आणंद गुजरात में। नेक्स्ट है डायमंड बोर्स। डायमंड बोर्स मतलब होता है कि सोने का सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ पर खोला गया है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह सूरत में इसकी स्थापना की गई है, खोली गई है गुजरात में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और पीएम मोदी जी के द्वारा डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है। इसके बाद है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह शिमला में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह करनाल हरियाणा में है। तो ये हमारे प्रश्न हो जाते हैं लल्लन टॉप। अब देख लेते हैं अपने 6वें करंट अफेयर प्रश्न को। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना कब लागू की गई थी, कब इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की, तो 17 सितंबर 2023 को। क्योंकि 17 सितंबर को जो है विश्वकर्मा दिवस भी होता है और साथ में पीएम मोदी जी का हैप्पी बर्थडे भी होता है। ठीक है, तो इसी जो है याद में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होती है 17 सितंबर से। और इसे लागू करने वाला पहला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ जो है कौन कौन उठाने वाले हैं, तो इसमें उठाएंगे शिल्पकार, जो छोटे शिल्पकार होते हैं, जो छोटे बुनकर होते हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको इसमें सहायता भी दिया जाएगा और इसके तहत उन्हें जो है सस्ता लोन भी दिया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि आरोग्य श्री योजना को किसने लागू किया था, किस राज्य ने, तो यह तेलंगाना ने लागू किया था। इसके बाद है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो अमृत धरोहर योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका अमृत वृक्ष योजना, ये किस राज्य में शुरू की गई थी, तो अमृत वृक्ष योजना या आंदोलन असम में शुरू किया गया था। शिल्प वेद के रचनाकार हैं, तो शिल्प वेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा जी। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है, तो PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओला इलेक्ट्रॉनिक। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर उसे सरकार की तरफ से PLI का जो है मंजूरी मिल जाता है तो उसके वाहन को जो है जितना उसका प्राइस रहेगा उससे 10 से 15 दाम जो है सस्ते में कस्टमर को दे दिया जाएगा, जो कि कस्टमर पे जो है उस कंपनी से ज़्यादा जुड़ने लगेंगे। मान लीजिए कोई स्कूटी है या फिर कोई चीज़ है, अगर वो 1 लाख रुपए का मिलता है किसी कंपनी की, तो अगर उस पर जो है PLI उस कंपनी पर लागू कर दिया जाता है तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस स्कूटी का दाम जो है कितना कर दिया जाएगा, मान लीजिए 85,000 कर दिया जाता है। ठीक है, 85,000 कर दिया जाता है तो जो 15,000 का घाटा इस कंपनी को लगने वाला है उसे सरकार पे करेगी उस कंपनी को। ठीक है, तो कस्टमर जो है इस कंपनी से जुड़ेंगे। तो यही होता है कि अगर PLI किसी को दे दिया जाए किसी कंपनी को तो उससे कस्टमर ज़्यादा उस कंपनी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सामान उसका जो है सस्ता मिलने लगता है और इस कंपनी को भी घाटा सरकार नहीं होने देती है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से इसको पैसे पे कर देती है। जितना इस कंपनी को मिलना चाहिए उतना सरकार दे देती है। ठीक है,
तो यही है इसका PLI जो है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल PLI मंजूरी प्राप्त करने वाला कौन सा है, तो ओला इलेक्ट्रॉनिक है। इसको जो है अभी सरकार के द्वारा ओला इलेक्ट्रॉनिक को जो है PLI मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो है प्रति यूनिट जो है 15,000 से 18,000 रुपये तक बचने वाला है कस्टमर का। ठीक है, अब देख लेते हैं नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट कब आया था, तो 2005 में आया था। और यह लागू कब हुआ था, तो नरेगा एक्ट लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसमें जो है नरेगा के बाद इसका मनरेगा नाम कब होता है, तो इसका मनरेगा नाम होता है 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, लागू होता है 2 फरवरी 2006 को, लेकिन इसका नाम क्या होता है, नरेगा। मनरेगा हो जाता है 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। और कहाँ पर, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था, तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दिया गया था नरकसे के द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। हमारा जो है 8वां प्रश्न है, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है, तो ओपडोर ई-कॉमर्स ऐप है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिन्नी बंसल जी के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ओपडोर ई-कॉमर्स ऐप है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट होता है उसी तरह से यह भी एक ऐप है। इसको लॉन्च किया गया है बिन्नी बंसल जी के द्वारा। इसमें जो है कोई कंपनी, अपना कोई व्यक्ति अगर अपनी कंपनी को शुरू करना चाहता है और उसके बारे में कोई विचार लेना चाहता है, तो इसमें जो है ओपडोर के माध्यम से सुझाव दिया जाएगा कि आप अपनी कंपनी का लोगो इस तरह से बनाइए, इसमें इस तरह का उत्पाद अच्छा चलेगा, यानी कि ह्यूमन राइट्स से जो है किस प्रकार का इसमें होना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको ओपडोर के माध्यम से दिया जाएगा अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बिन्नी बंसल के द्वारा। ठीक है, ये बिन्नी बंसल और सचिन बंसल इन दोनों ने मिलकर ही क्या खोला था, फ्लिपकार्ट की शुरुआत करी थी 2007 में। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट की शुरुआत किसने करी थी, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज का उल्लेख जो है भाग किसमें है, तो भाग इसका है भाग 9वां है। और इसका उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है और इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नगर पालिका का उल्लेख है भाग 9A में। ठीक है, 9A में है और इसको जोड़ा गया था संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9B में है और इसको जोड़ा गया था 97वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आपका कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और कहाँ पर, सूरत में। इसका जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था सूरत 1907 में, तो यहीं पर जो है कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, गर्म दल और नरम दल में। फिर इसके बाद जो है गर्म दल और नरम दल दोनों का समझौता हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था, तो 1916 में। फिर जो है कांग्रेस जो गर्म दल और नरम दल भाग में बटी हुई थी सूरत के अधिवेशन में, फिर वह लखनऊ में एक हो जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में आया था, तो रोलेक्ट एक्ट पहली बार तो कब लाया गया था, तो 1919 में। इसे काला कानून भी कहते हैं। और ये किसके समय में आया था, तो उस समय चेम्सफोर्ड वायसराय थे, इन्हीं के समय में जो है रोलेक्ट एक्ट आया था। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है, तो के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है, तो के से केरल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। के स्मार्ट परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, केरल के द्वारा, जो कि केरल के CM कौन है, पिनरई विजयन जी के द्वारा यह शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि स्थानीय निकाय तक डिजिटल को बढ़ावा देना। ठीक है, कोई लेन देन हुआ या फिर कोई किसी प्रकार का कागज निकलवाना हुआ स्थानीय लेवल पर, तो जो है इसको बढ़ाने के लिए कि स्मार्ट योजना लागू किया गया है। और इस पर जो है इंटरनेट की भी सुविधा फ्री होने वाली है। और जो है के-फाई यानी कि जो वाईफाई वहाँ पे फ्री होने वाला है केरल में, उसको क्या कहेंगे, के-फाई। ठीक है, यानी हॉटस्पॉट हर पंचायत में भी लगाया जाएगा। ये आप याद रखेंगे। और इसमें जो है लल्लन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर ने नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने भी नहीं डाला है। आज का आपका आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो बर्फ पे जो स्केटिंग करते हैं
उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्केटिंग करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरप्रीत चांडी। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। हरप्रीत चांडी ने जो है अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड बनाया है। अब देख लेते हैं कि हरप्रीत चांडी ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन कहाँ रहती हैं, यूके में रहती हैं और वहाँ की ये आर्मी ऑफिसर भी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो है अंटार्कटिका में स्कीइंग करा है। आप देखते होंगे कि जो गाड़ी होती है, स्लेज गाड़ी उसको बोलते हैं, जो कुत्तों के द्वारा या भेड़िए के द्वारा खींचा जाता है, उसको ये जो है अपने हाथों से खींची है। और इस गाड़ी का वजन कितना था, तो 75 kg था। इसको इन्होंने पूरी अंटार्कटिका में खींच कर रिकॉर्ड बना दिया है और इन्होंने पूरा अंटार्कटिका को कवर किया है कितने दिनों में, तो 31 दिनों में। इस प्रकार से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है, हरप्रीत चांडी ने। ठीक है, हरप्रीत चांडी ने बनाया है। और ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। स्टूडेंट, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसको पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।